अपने समझे गए स्वरूप को जीना मानवीय व्यवहार की पहली जड़ है। तुम वही बन जाते हो जो तुम्हें लगता है कि दूसरे तुम्हारे बारे में सोचते हैं। यह फॉर्मूला बड़े काम का है, दोबारा सुनो। अपने समझे गए स्वरूप को जीना यानी जो दूसरे समझते हैं कि तुम हो, फिर चाहे तुम सचमुच वैसे ना हो, वो मानवीय व्यवहार की पहली जड़ है। यानी तुम्हारा लोक व्यवहार, बातचीत का लहजा, उठने बैठने, सोचने समझने, सवाल जवाब करने, प्यार या गुस्सा दिखाने के तरीके सबकी जड़ है। ज्यादातर लोगों का अपनी जिंदगी के प्रति वही रवैया बन जाता है जो लोगों की नजर में उनकी इमेज होती है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे आसपास के लोग, बड़े बूढ़े, हर वक्त दूसरों को जज करते रहते हैं, दूसरों की चुगलियां, बुराइयां करते रहते हैं। किसी के बारे में कहते हैं कि वो बड़ा चालाक है, बड़ा होशियार है, और किसी के बारे में कहते हैं कि वो बड़ा नालायक है, निकम्मा है, और किसी के बारे में कुछ और। ये बातें सुन सुनकर हमें लगने लगता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। समाज बड़ी जल्दबाजी से डिसाइड कर लेता है कि ये आदमी पापी है, राक्षस है, और वो आदमी देवता है, पूजनीय है। जाहिर सी बात है, कोई भी बदनाम नहीं होना चाहता। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी वाह वाह करें, उसकी इज्जत करें, उसे देवता समझें, पूजनीय समझें। इसीलिए हम लोग दूसरों की सोच के हिसाब से ढलना शुरू कर देते हैं। मान लो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बड़ा मजाकिया समझते हैं। हो सकता है कभी तुम्हारे किसी चुटकुले पर लोग बहुत हंसे होंगे और उन्होंने कहा भी होगा कि भाई तुम बड़े मजाकिया हो, खूब हंसाते हो। तो देखना, हर वक्त मजाक करना तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी, तुम्हारी मुसीबत बन जाएगी। यह समझा गया स्वरूप हिप्नोटिज्म की तरह तुम्हारे दिमाग को अपने कब्जे में ले लेगा। तुम ना जगह देखोगे ना वक्त, बस हर कहीं मजाक मजाक मजाक। हम वही बन जाते हैं जो हमें लगता है कि दूसरे हमारे बारे में सोच रहे हैं। एक औरत अपने पति को लेकर मेरे पास आई, बोली ये आदमी बात बात पर गुस्सा करता है, लड़ता है, झगड़ता है, घर का सामान तोड़ने लगता है। इसका कोई उपाय हो सके तो बताइए। मैंने उसके पति से बातचीत की तो पता चला कि जब वो सिर्फ 10 साल का था तो उसके पिता की मौत हो गई थी। लेकिन उसकी 5 बड़ी बहनें थीं। अकेली मां 5 बेटियों को कैसे संभाले। उसकी सबसे बड़ी बहन 15 साल की थी, तो बेटियां कहीं बहक ना जाएं, आवारा दोस्तों के साथ रहकर आवारा ना हो जाएं, तो उनकी मां ने एक तरीका अपनाया जो आमतौर पर बहुत सी जवान लड़कियों की माएं अपनाती हैं। उसने 5 बेटियों को 10 साल के छोटे भाई से डराना शुरू कर दिया। वो बार बार अपनी बेटियों से कहती रहती थी कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारे छोटे भाई का गुस्सा कितना खतरनाक है, उसकी बात माना करो, उससे डरा करो, उसका दिमाग खराब हो गया तो सबको मारेगा, चिल्लाएगा। उस लड़के का समझा गया स्वरूप एक गुस्सैल लड़के का बन गया। फिर तो बस खाने में नमक कम हो या कपड़े ठीक से ना धुले हों, वो बात बात पर घर का सामान तोड़ने लगता था। धीरे धीरे बहनों की शादी हो गई, मगर वो बच्चा दिमागी तौर पर बीमार हो गया। अपने समझे गए स्वरूप के हिप्नोटिज्म ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। अब वो खुद 40 साल का हो चुका था, ऊपर से शराब पीता था, खुद की 3 बेटियां थी। आप समझ सकते हैं उसकी क्या हालत रही होगी। तुम लोग जरा अपनी तरफ देखो, तुम क्या हो? क्या तुम वही हो जो तुम्हें होना चाहिए, या फिर तुम वो बन गए हो जो तुम्हारे आसपास के लोग चाहते हैं कि तुम हो, वो सोचते हैं कि तुम होवोगे, बताते हैं कि तुम हो? एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो किसी बच्चे ने अपने ही घर में 10 रुपए की चोरी कर ली। जैसा कि आमतौर पर छोटे बच्चे चोरी कर बैठते हैं। वो बच्चे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि चोरी करना गलत है, वो मासूम होते हैं। तो घर में माँ बाप के पर्स में से पैसे निकाल लेना, मिठाई चोरी करना, पड़ोसी के बच्चे का खिलौना चुपचाप उठा लाना, शॉपलिफ्टिंग वगैरह, ये बिहेवियर आमतौर पर छोटे बच्चों में देखा जा सकता है। लेकिन साधारण माँ बाप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो बच्चे को डांटते हैं, चिल्लाते हैं, उसे चोर चोर कहकर पुकारते हैं। वो शब्दों की ताकत को नहीं जानते, शब्द गुरु है। वो अड़ोसियों पड़ोसियों को इकट्ठा करके उसकी नुमाइश लगाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाकर बताते हैं कि देखो हमारे घर में एक चोर पैदा हुआ है। बच्चे की नजर में उसका समझा गया स्वरूप एक चोर का बन जाएगा। उसकी तरफ उठने वाली हर नजर उसे चोर चोर पुकारती हुई नजर आएगी। अब अगर अगली बार दोबारा कभी उस बच्चे को घर में पड़े 10 रुपए नजर आए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, कांप उठेगा। वो सोचेगा अगर ये नोट हवा से उड़ गया तो लोग सोचेंगे कि मैंने चोरी की है।
कभी सोचेगा मुझे क्या लेना देना, मैं इस नोट के पास भी खड़ा नहीं रहूंगा। उसका भौचक्का दिमाग ख्यालों में खोया रहेगा और उसका हाथ अपने आप उस 10 रुपए के नोट को उठाकर उसकी जेब में डाल देगा। वो बच्चा चाहे अंदर से लाख चिल्लाता रहे, खुद को समझाता रहे कि ये गलत है, पर शब्दों में बड़ी ताकत होती है। चोर नाम का वायरस उसके दिमाग के शरीर के सभी सॉफ्टवेयर्स को अपने कब्जे में ले लेगा। हो सकता है फिर वो साइकिल, स्कूटर, कार और धीरे धीरे लोगों के बच्चे भी चोरी करने लगे। समझदार माँ बाप बच्चे के सामने चोर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करते। जो तुम नहीं चाहते कि बच्चे करें या बने, उन शब्दों का इस्तेमाल भी उनके सामने मत करो। वो बच्चों से कहते हैं कि बेटा बिना मुझसे पूछे पैसे मत निकालना, बस। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं चोर नाम का पट्टा उनके गले में डालने की जरूरत नहीं है। किसी मीठा बोलने वाले इंसान को अगर तुम बदतमीज बदतमीज कहते रहोगे तो वो भी बदतमीज हो जाएगा। किसी से कहते रहो रोंदू रोंदू तो वो सचमुच रोने लग पड़ता है। शब्द असर करते हैं। अगर मैं तुम्हारी तारीफ करूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा, फिर चाहे मैं तुम्हें पहले से बताऊं कि मैं तुम्हारी झूठी तारीफ करने जा रहा हूं, और मैं कहूं कि यार तुम बड़े समझदार हो, बड़े शांत और शिक्षित लगते हो, तुम्हारी वाणी बड़ी मीठी है, तो ये जानते हुए भी कि मैं झूठ बोल रहा हूं तुम्हें अच्छा लगेगा। और अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हारी झूठी बुराई करने जा रहा हूं, तुम बुरा मत मानना। तुम एक नंबर के कमीने हो, धोखेबाज हो, तुम्हारा चेहरा देखने को मन नहीं करता, घिन आती है मुझे तुमसे। तो ये जानते हुए भी कि मैं यूं ही कह रहा हूं तुम्हें बुरा लगेगा, क्योंकि शब्द असर करते हैं। इसलिए मजाक में भी या गुस्से में भी लोगों से वो मत कहो जो तुम नहीं कहना चाहते। इस साधारण से मनोविज्ञान का इस्तेमाल राजनीति में एक बड़े ही खतरनाक हथियार के रूप में किया जाता है। तुम लोगों ने कभी गौर किया है, तुम्हारे प्लान्स तुम्हारे मरने के बाद वाले नहीं होते। तुम जो भी सोचते हो वो मरने से पहले पहले वाला सोचते हो। लेकिन महान लेखक, वक्ता, बिजनेसमैन, राजनेता, सम्राट हजारों सालों के प्लान्स बनाते हैं। वो जानते हैं कि हमारे प्लान के 25% पूरा होने से पहले ही मैं मर जाऊंगा, पर मेरे बच्चे या मेरी टीम उसे पूरा करेगी। वो ये भी सोचते हैं कि शायद मैं नाकामयाब हो जाऊं या मेरे बाद मेरी टीम उसे उतने बेहतरीन तरीके से नहीं चला पाए, पर फिर भी वो उस पर काम करते हैं। उन पर मर जाने का खौफ हावी नहीं रहता। वो इस खौफ का फायदा उठाकर ज्यादा तेजी से काम करते हैं। वो नेगेटिव भी सोचते हैं। देखो, जरूरी नहीं कि हम जितना समझ पा रहे हैं हमारा दिमाग उतना ही सोच रहा है। हमारा दिमाग हमारी समझ से बाहर भी काम करता है। अभी तो इंसान दिमाग के 5% हिस्से को ही समझ पाया है। तुम अभी से इतनी चिंता मत करो पॉजिटिव सोचने की। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। अरे बावलो, तुम तस्वीर के दूसरे रंग, काले रंग की ताकत से बेखबर रह रहे हो। तुम रावण को मिस कर रहे हो। काला और सफेद एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही है। एक नहीं मतलब दूसरा नहीं। रावण नहीं समझोगे तो राम खाक समझ में आएगा। किसी हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस वाले को भी किसी हत्यारे की तरह ही सोचना पड़ता है। रावण हकीकत है, राम तो एक सपना है, उम्मीद है, ख्वाहिश है। रावण सच्चाई है, हत्याएं हो रही हैं, छोटों को दबाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, पर हमें राम नाम का सपना दिखाया जा रहा है। आंखें बंद करो, बड़े प्यार से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राजनीतिज्ञ तो चाहते हैं कि लोग सोते रहें। देखो, हम लोग क्या सपना देखें यह भी राजनेता ही तय कर रहे हैं। वही हमें बता रहे हैं कि क्या सोचना है, कैसे सपने लेने हैं। पॉजिटिव सपने लो, अच्छे दिन आएंगे। तुम हमेशा से पॉजिटिव सोचना ही तो सीख रहे हो। जब से ये दुनिया बनी है तब से राजनीति तुम्हें पॉजिटिव सोचना ही तो सिखा रही है। किस दशहरे पर तुमने किसी राम को जलता हुआ देख लिया? नहीं, हमेशा हर साल रावण ही जलता है। नेगेटिव मत सोचो, उसे जला दो, राम सोचो। तुम वैसे भी पॉजिटिव सपने लेने के लिए ही मायाजाल द्वारा ट्रेंड किए गए हो। एक लड़का मेरे पास आया, 10 साल पहले गांव से शहर आया था। 10 साल पहले गांव में साथ पढ़ने वाली किसी लड़की से प्यार करता था। तब लड़की की उम्र भी कोई 14-15 साल रही होगी। मुझसे आकर बोला कि गुरुजी वो भी 24-25 साल की हो गई होगी। वापस जाकर उससे अपने प्यार का इजहार करूंगा, शादी भी करना चाहूंगा। आप बताइए क्या करूं, कैसे करूं? मैंने कहा 10 साल पहले जिस लड़की को पसंद किया करते थे उससे अब शादी करोगे? चलो अच्छी बात है, प्यार ऐसा ही होना चाहिए,
लेकिन जरा बताओ तो कि 10 साल पहले वो तुम्हें क्यों पसंद आई थी? वो बोला, गुरुजी वो बड़ी भोली भाली सी थी, किसी लड़के से छोड़ो किसी लड़की से भी बात नहीं करती थी, दोस्ती नहीं करती थी, आंख झुकाकर दुपट्टे से सिर ढककर चलती थी। मैंने कहा, भाई वो अब भी वैसी की वैसी ही थोड़ी ना होगी, बदल गई होगी। 14 साल की उम्र में तो मैं भी बड़ा शरीफ हुआ करता था, तुम्हारे गांव वाली लड़की की तो बात ही छोड़ दो। वो बोला, गुरुजी पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचना। मैंने डांटते हुए कहा, इतना भी पॉजिटिव नहीं सोचना है। माशूक की तस्वीर जब तुम लोग दिमाग में बनाते हो, जब तुम उसके सपने लेते हो, तो वो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तुम कभी नेगेटिव सोचते ही नहीं हो। उस लड़की को पता भी नहीं होता और तुम पागल हुए फिरते हो, दीवाने हुए फिरते हो, मरते फिरते हो। तुम सपनों में बस पॉजिटिव सोचते हो, लड़की की बस खासियतें, खूबसूरती और अच्छाइयां ही याद रखते हो, क्योंकि उसकी बुराइयों को तुम देखना ही नहीं चाहते। उसकी अच्छाइयों को याद कर करके दिल को सुकून मिलता है, उसकी बुराइयां तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होती, इसलिए तुम उसकी बुराइयों को ना सुनना चाहते हो ना देखना। अगर उसकी कोई बुराई तुम्हें पता भी चल जाए तो तुम उसे एडिट कर लेते हो, उसकी बुराइयों के उस हिस्से को काट कर फेंक देते हो और बस अच्छे अच्छे सपने लेते रहते हो। तुम्हें लड़की से प्यार नहीं होता, तुम्हें उस छवि से प्यार होता है। वो एक सपना है, उम्मीद है, ख्वाहिश है, वो बाजार है। तुम अपनी प्रेमिका या पत्नी के साथ भी ऐसा ही करते हो, तुम पूरी लड़की से भाग रहे हो, तुम अपनी पसंद का चुन लेते हो, उसमें से बाकी को धुतकार देते हो, उसके अंदर के रावण को जला देते हो। लड़की कहती है, मैं कितनी मोटी हो गई हूं, तुम कहते हो, नहीं बेबी बिल्कुल ठीक हो, मुझे तो ऐसे ही पसंद हो। हर बार वो तुम्हारी राय थोड़ी ना जानना चाहती है, वो खुद के लिए भी स्लिम होना चाहती है ताकि वो अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन सके। वो जब भी तुमसे कहती है कि मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है, शायद मेरी आंखें अच्छी नहीं हैं, शायद मेरी उंगलियां अच्छी नहीं हैं, तो तुम बोलते हो, नहीं बेबी ये तो बहुत अच्छा है। वो सोचती है, अंधे आदमी, तुझे मेरी कमियां नजर नहीं आ रही, तुझे मेरी अच्छाइयां क्या नजर आएंगी? तुम कभी पूरे इंसान को स्वीकार ही नहीं कर पाते। राजनीति तुम्हें सपनों में जीना सिखाती है, जिसका साइड इफेक्ट तुम्हारे रिश्तों पर भी पड़ता है। पहले तुम सिर्फ अच्छाइयां ही देखते हो, और जब वो पूरी शादी करके तुम्हें मिल जाती है तो तुम्हें सिर्फ उसकी बुराइयां ही नजर आती हैं, फिर तुम पछताते हो। अगर तुम्हें किसी को स्वीकार करना है तो पहले दिन से ही उसकी पूरी अच्छाइयां और पूरी बुराइयां पूरा स्वीकार करो, उसे राम और रावण दोनों के साथ स्वीकार करो। शादी से पहले तुम सिर्फ राम राम चुन लेते हो, अच्छा अच्छा चुन लेते हो, फूल फूल चुन लेते हो, कांटे भूल जाते हो। लेकिन जब लड़की शादी करके तुम्हारे घर आती है तो वो कांटे भी साथ ही लेकर आती है, और फूल तो मुरझा जाते हैं, फिर कांटे ही बचते हैं। थोड़ा नेगेटिव सोचो, हेल्दी सोचोगे। क्या तुम सारी जिंदगी रोशनी में रह सकते हो? नहीं। क्या तुम हर वक्त बस हंसते रह सकते हो? नहीं। तुम जीवन के एक सुंदर हिस्से को छोड़ रहे हो। चलो आज मैं तुम्हें नेगेटिव सोचना सिखाता हूं, ताकि तुम्हें पता चले कि नेगेटिव सोचना क्या होता है और क्या नहीं। हमारे माँ बाप हमें आसान जिंदगी देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत ही मुश्किल जिंदगी जीकर आए होते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी में भी वैसी ही परेशानियां आए, वैसी ही मुश्किलें आए। वो हमें सिखाते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो, फिर आराम भरी जिंदगी जियो, ऐसा काम करो जिसमें घर बैठे पैसे कमाए जा सकें। एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए फिर जिंदगी आसान है। लेकिन मैं पूछता हूं, तुम्हें आसान जिंदगी क्यों चाहिए? और सच यह है कि आसान जिंदगी जैसी कोई चीज नहीं होती। यह गलत फहमी है, और गलत फहमी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। तुम जिंदगी को आसान मत समझो, और ना ही अपने बच्चों को सिखाओ कि कुछ भी आसान है। पॉजिटिव बातें बच्चों को कमजोर बना देती हैं। तुम्हारी सारी परेशानियों, सारी टेंशनों की सिर्फ एक ही जड़ है कि तुम्हें लगता है कि जिंदगी आसान होनी चाहिए, मगर यह तो बड़ी मुश्किल है। हम दूसरों की लाइफ को देखते हैं, वो बड़ी स्मूथ चलती है। हम कहते हैं, यार उसकी लाइफ कितनी स्मूथ चल रही है और मेरी लाइफ में कितना स्ट्रगल है। तुम्हें स्ट्रगल करना बुरा लगता है, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि अच्छी जिंदगी का मतलब है आराम भरी जिंदगी। ना भागना दौड़ना पड़े, ना जिम्मेदारियां हो, ना दिमाग को एक ही वक्त में 5-10 जगह उलझना पड़े, ना कोई कंफ्यूजन हो, ना सिर दर्द, शरीर में कोई थकावट नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे लिए जिंदगी का मतलब है खाना पीना, नाचना, आराम, आसान। तुम्हारे माँ बाप, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, हर कोई तुम्हें गलत शिक्षा दे रहा है। हर कोई तुम्हें बता रहा है कि जिंदगी का मजा आराम और आसान में है।
लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि जिंदगी से आसान होने की उम्मीद करना ही गलत है। अच्छा मान लो मैं अचानक आकर तुमसे कहूं कि चलो भाई यात्रा पर चलते हैं, छोटी सी यात्रा है, माता रानी के दर्शन करके आते हैं। बस चने चबाते चबाते और बातें करते करते पहुंच जाएंगे। तुम कहोगे ठीक है, अगर इतनी ही आसान यात्रा है तो फिर चलो। अब मैं तुम्हें पहाड़ पर पहाड़ चढ़ाता जाऊं, चने भी खत्म हो जाएं, बातें भी खत्म हो जाएं, मगर यात्रा ना खत्म हो तो फिर मैं तुमसे कहूं कि बस एक नदी पार करनी है, आसान सी छोटी सी। तुम मन मारकर रोते धोते उसे भी पार कर लो, फिर अचानक सामने 3 और बड़ी नदियां हों तो तुम कहोगे साले मंदिर कहां है? तुम मुझ पर चिल्लाओगे, तुम कहोगे झूठ क्यों बोला था। अगर तुम ये सोचकर चलोगे कि कोई काम आसान है तो उस काम में आने वाली छोटी से छोटी मुश्किल भी तुम्हें मुसीबत लगेगी, क्योंकि तुमने मुसीबत की उम्मीद नहीं की थी। बहुत से लोग पूछते हैं कि कॉन्फिडेंस अप डाउन होता रहता है, कभी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखो, जब तुम्हारा कोई काम बड़े आराम से हो रहा हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है, लेकिन जैसे ही तुम्हारे उस काम में कोई रुकावट आ जाती है, मुश्किल आ जाती है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस घट जाता है, क्योंकि तुमने उस मुसीबत के आने की उम्मीद ही नहीं की थी, तुम पॉजिटिव ही सोचते रहे। अब अचानक तुम हैरान हो गए हो, तुम्हारा दिल टूट गया है। जो लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचते हैं उनका कॉन्फिडेंस हमेशा स्टेबल रहता है, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि अच्छा मौका आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, बुरा वक्त आएगा तो मैं रुक जाऊंगा, ठहर जाऊंगा, इंतजार करूंगा ताकि वक्त बदल सके, सर्कमस्टेंसेस बदल सके। वो इतने बेपरवाह होकर चले नहीं जा रहे होते पॉजिटिव सोच सोचकर, वो नेगेटिविटी के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल इसके उल्टा मैं तुमसे यह कहूं कि एक दुर्गम मुश्किल यात्रा पर चलना चाहते हो, बड़े पहाड़ आएंगे, बड़ी नदियां आएंगी, भूख थकावट गर्मी और प्यास झेल सकते हो, दम है तो चलो, तो तुम खुद को पहले मानसिक रूप से तैयार करोगे। फिर चाहे तुम उस यात्रा के लिए खुद को तैयार करने में महीनों लगा दो। तुम पहले रास्ते में आने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए बंदोबस्त करोगे, फिर कहोगे अब चलो। अब बड़ी से बड़ी मुसीबत भी तुम्हें कुछ मालूम नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुसीबत तो तुमने एक्सपेक्ट की थी। तुम्हें तो पहले से उम्मीद थी कि मुश्किलें तो आएंगी। मैं तुमसे कहूंगा देखो कितनी भयानक नदी है, कहा था ना मैंने। तुम खुश होवोगे, कहोगे हाँ भयानक तो है। मैं कहूंगा देखो कितना ऊंचा पहाड़ है, तुम कहोगे माशाल्लाह क्या पहाड़ है, चढ़ने का मजा आएगा। बच्चों को बताओ कि जिंदगी स्ट्रगल है और स्ट्रगल ही जिंदगी है। हर रोज खुद को बताओ कि मुश्किलें मुसीबतें नए नए चैलेंज मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं उन्हें सुलझाने उनसे लड़ने के लिए ही पैदा हुआ हूं। आराम हराम है, आसान हराम है। देखो कितनी अजीब बात है, तुम सब कामयाब होना चाहते हो, अमीर होना चाहते हो, मगर मेहनत थकावट झुंझलाहट और परेशानी से बचना चाहते हो। तुम्हें परछाई चाहिए, छाया चाहिए, मगर सूरज नहीं चाहिए। तुम जिंदगी किसे कहते हो? तुम सुबह बस में चढ़ते हो, धक्के खाते हुए मार्केट या ऑफिस में पहुंचते हो, इससे मिलना उससे मिलना, डिस्ट्रीब्यूटर्स सेल्समैन्स, चीखना चिल्लाना, दौड़ना भागना, तुम इसे जिंदगी नहीं कहते। लेकिन शाम को जब तुम दोस्तों के साथ बस 1 घंटा बैठकर शराब पीते हो, गप्पे मारते हो, तो उसे जिंदगी कहते हो, उसे सुख कहते हो। जो चीज जिंदगी में ज्यादा है उसे तुम पसंद नहीं करते और जो कम है वो तुम्हें अच्छी लगती है। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आदमी रोज तुम्हारे मत्थे लगता है, यानी तुम चाहो या ना चाहो दिन में 20 घंटे तुम्हें उसका चेहरा देखना ही पड़ेगा, और तुम उस आदमी को पसंद ना करते हो, वो उससे चिढ़ते हो, वो तो फिर तो तुम हर वक्त चिढ़े ही रहोगे, परेशान ही रहोगे। इसलिए तुम्हें उससे दोस्ती करनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिंदगी में 90% स्ट्रगल है, गड़बड़ है, परेशानियां हैं, बदकिस्मती है। तुम्हें इनसे दोस्ती करनी चाहिए। नहीं, शाम को ऑफिस के बाद मौज मस्ती जीवन नहीं है। सुबह से शाम तक तुम जो मेहनत करते हो वो जीवन है। उससे प्यार करो, थकावट को पसंद करो, दिल टूटने पर गुदगुदी होनी चाहिए तुम्हें, मूड खराब हो तो नाचा करो। अगर तुम अपने शहर से ऊब चुके हो, यहाँ के लोग तुम्हें बकवास लगने लगे हैं, तुम नए शहर में जाकर बसना चाहते हो, तो ये मत सोचो कि नए शहर में लोग बड़े अच्छे होंगे, बड़ा स्वागत करेंगे तुम्हारा। नहीं,
वहां बड़े राक्षस तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ये सोचकर इस शहर को छोड़ना कि मेरी यहां की परेशानियां वहां जाकर 100 गुना हो जाएंगी। तुम जिस पर यकीन करोगे वो धोखा देगा, तुम जिस रास्ते पर चलोगे वो आगे जाकर बंद हो जाएगा। लेकिन तुम्हें ये लड़ाई जीतनी है और हंस हंस कर जीतनी है। लेकिन जो ठग होते हैं ना, जो तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर बस बातों बातों में ख्याली पुलाव खिलाकर लूटते हैं, वो हमेशा अपनी बातों में आसान शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये आसान शब्द बड़ा खतरनाक होता है। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा हीरोइन बनना तो बड़ा आसान है, तो समझ लेना तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। याद रखना, चाहे लड़की को प्रपोज करना हो, लव मैरिज करनी हो, कामयाब कलाकार बनना हो या किसी छोटे गांव से शहर में आकर बड़ा बिजनेसमैन बनना हो, खुद से लगातार कहते रहो ये मुश्किल है इसीलिए मैं करूंगा, ये बहुत मुश्किल है इसीलिए मैं इसे जरूर करूंगा। तुम्हें समझाने वाले तुम्हें मीठे मीठे सपने दिखाकर चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। ये पॉजिटिव सोचने वाला धंधा कोई नया नहीं है, ये उतना ही पुराना है जितनी पुरानी राजनीति है। लोग मेरे पास आकर रोते हैं, कहते हैं गुरुजी मुसीबतों पर मुसीबतें आ रही हैं। मैं कहता हूं बेटा ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो और मुसीबतें आएंगी, बड़ी मुसीबतें आएंगी। वो पूछते हैं कब तक आएगी गुरुजी, मैं कहता हूं जब तक तुम मर ना जाओ तब तक। तुम मर जाओगे मगर मुसीबतें खत्म ना होंगी। अब बताओ। वो हैरान होकर मेरा चेहरा देखने लगते हैं, क्योंकि तुम्हें गंदी आदतें पड़ी हुई हैं। तुम किसी गुरु के पास जाकर कहते हो कि स्ट्रगल कब खत्म होगा, मुसीबतें कब खत्म होंगी, तो गुरुजी आगे से आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि बस जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, चारों तरफ से पैसे बरसेंगे, आराम से बैठकर खाओगे, बस अच्छे दिन आने ही वाले हैं। मैं कहता हूं कुछ ठीक नहीं होगा, तुम्हें ही मजबूत बनना होगा, तुम्हें ही बुरे से बुरे वक्त में भी इंजॉय करना, हंसना सीखना होगा, तुम्हें मुकाबले के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जिंदगी खेल है। परिस्थितियों से, विरोधी खिलाड़ियों से उम्मीद मत करो कि वो नरमी से पेश आएंगे, तुम्हें सख्ती से पेश आना पड़ेगा। जब कोई क्रिकेट का खिलाड़ी मैदान में स्ट्रगल कर रहा होता है तो क्या वो रो रहा होता है कि भाई क्या मुसीबत है, दुश्मन खिलाड़ी खींच के बॉल फेंकता है, उसे शॉट मारो, फिर दोनों विकेट्स के बीच में दौड़ लगाओ, कभी यहां जाओ कभी वहां जाओ? नहीं ना, वो खेल का मजा लेता है। उसी तरह जीवन को खेल समझो। हारना, जीतना, गिरना, चोट खाना तो खेल का हिस्सा है, क्या रोते फिरते हो? लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि कोई आसान सा बिजनेस बताइए। नालायकों, बिजनेस भी कभी आसान होता है? दुनिया का एक ही धंधा है जो आसान है, वो है बहकाने का। सियार बैल के पास जाता है और फूट फूट कर रोने लग पड़ता है। बैल हैरान होकर पूछता है भाई तुम कौन हो और रो क्यों रहे हो? सियार बेचारा बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता है। अपने बहते हुए आंसुओं को नाक से खींचते हुए वो अपनी चिड़ी हुई आवाज को झुंझलाकर बाहर फेंकता है और कहता है धिक्कार है, धिक्कार है मुझ पर। मैं इस जंगल के राजा शेर का मुख्यमंत्री हूं और हमारा राजा आपको मारकर खाना चाहता है। राजा जिसे चाहे जब चाहे अपनी गुफा में बुलाकर खा सकता है, लेकिन मैं अब ये अन्याय और नहीं सहूंगा। उस जालिम शेर को अपनी मनमानियां और नहीं करने दूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, परंतु आपका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। मैं आपकी रक्षा करूंगा। राजनीति लोगों को एक दूसरे से बचाने की कीमत पर चलती है। लोगों का गला भी काटो तो ऐसे जैसे तुम उन पर एहसान कर रहे हो। मारो उन्हें, मगर ऐसे मारो कि जैसे तुम उन्हें दूसरों से बचा रहे हो। अपनापन वो हथियार है जो जितना शिकारी को पसंद होता है उतना ही शिकार को। अपनापन दिखाओ, फूट डालो, शासन करो, डर और लालच का संतुलन बनाए रखो, गति के बाद भ्रम पैदा करो। बस हिंदू और मुसलमानों में ही फूट मत डालो, मुसलमानों के अंदर भी फूट डालो। हिंदुओं को भी हिंदुओं से नफरत करवाओ। ऊंची जात, नीची जात, ब्राह्मणों में भी कई ब्राह्मण होते हैं, बड़े ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण। बड़े ब्राह्मण छोटे ब्राह्मणों से नफरत करते हैं। वो कहते हैं तुम मांगकर खाने वाले ब्राह्मण हो, गुरुकुलों में पढ़ाने वाले ब्राह्मण हो, छोटे मोटे, हम पूजा पाठ करने वाले, यज्ञ करने वाले तुमसे भी बड़े ब्राह्मण हैं। वो एक दूसरे का जूठा भी नहीं खाते। इन कीड़ों को आपस में ऐसा उलझाओ
इनकी आपस में ऐसी लड़ाई करवाओ कि ये राजनीति के बारे में सोच भी ना सकें और अपने बोगस आत्मसम्मान के लिए लड़ते रहें, बहस करते रहें, शोध करते रहें। इन्हें यकीन दिलाते रहो कि तुम इनकी ही तरफ हो, कोई गड़बड़ हुई तो तुम इनकी रक्षा करोगे। सियार की बात सुनकर बैल घबरा गया और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? आप मेरी रक्षा कैसे करेंगे? सियार आचार्य विधुर की तरह चिंता से टहलता हुआ गहरी आवाज में आह भरते हुए बोला, वास्तव में मैं चाहता हूं कि जंगल के सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहें, कोई किसी की हत्या ना करे, कोई किसी को धोखा ना दे, सब एक दूसरे की मदद करें, ना कोई बड़ा हो ना कोई छोटा। अगर हिरण के पांव में कांटा चुभे तो शेर उसे निकाले, और अगर खरगोश की आंखों से आंसू बहे तो भेड़िया उन्हें पूछे। मैं राम राज्य कायम करना चाहता हूं। सियार की इन बातों को जरा गौर से सुनो। ये बातें तुम्हें कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही? तुमने अक्सर नेताओं के मुंह से ऐसी बातें सुनी होंगी कि मैं राम राज्य कायम करना चाहता हूं, जहां ना कोई अमीर होगा ना गरीब, ना कोई मालिक होगा ना नौकर, सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे। तुम लोग थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करो। क्या ऐसा कभी हो सकता है? ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इस तरह से तो पूरी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, पूरी इकोनॉमी ठहर जाएगी, समाज धराशायी हो जाएगा। अगर कोई अमीर नहीं होगा तो तुम्हें नौकरी कौन देगा? किसान की फसल कौन खरीदेगा? कर्ज कौन देगा? अगर कोई गरीब नहीं होगा तो व्यापारी किसकी जरूरतें पूरी करेंगे? अगर जंगल में कोई जानवर अपने से कमजोर को मारेगा नहीं तो जीवन चक्र कैसे चलेगा? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मगर आम जनता को यूं ही आम जनता नहीं कहते। वो इतनी कम अकल होती है कि फ्री में मिलने वाले आमों की भी कीमत चुकाती है। हल्का सा गणित उसकी समझ में नहीं आता। तुम्हें जानकर झटका लगेगा कि जनता शब्द जानता का ऑपोजिट होता है। जानता मतलब वो जिसे सच पता है, जो जानता है, और जनता का मतलब होता है जो नहीं जानता, जिसे सच नहीं पता, जो मीठी मीठी बातों में आ जाए। इडियट शब्द का प्राचीन ग्रीक भाषा में अर्थ होता है जो राजनीति को नहीं समझ पाता, जो दिमाग की जगह दिल से सोचता है, और इडियट का ऑपोजिट होता है पॉलिटिशियन। तुमने कभी गौर किया है? तुम लोग पॉलिटिशियंस को बेवकूफ समझते हो क्योंकि तुम कहते हो कि वो कम पढ़े लिखे हैं, और मैं तुम्हें शुरू से बता रहा हूं कि अगर तुम कम पढ़े लिखे हो तो तुम सब पर राज करने के लायक हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सरकारी नहीं हुआ है। तुम जितना पढ़ते चले जाओगे, जितने एजुकेटेड होते चले जाओगे, जितनी डिग्रियां तुम्हारे पास इकट्ठी होती चली जाएंगी, तुम उतने ही खच्चर बनते चले जाओगे, तुम उतने ही सरकारी सांड बनते चले जाओगे। वो अलग बात है कि तुम बड़े अकड़ कर चलते हो कि तुम्हारे पास ये वाली डिग्री है, तुम्हारे पास वो वाली डिग्री है। मगर नेता के पास एक स्वतंत्र दिमाग होता है, वो सरकारी नहीं सोचता। उसे तुम नंगे नजर आ रहे होते, उसे पता है तुम्हारी क्या कमी है, तुम्हें कंट्रोल कहां से किया जा सकता है, वो सब जानता है, क्योंकि उसकी आंखों पर कोई शिक्षा का, कोई सरकारी, कोई धार्मिक चश्मा नहीं है। वो साफ देख पा रहा है। नेता तुम्हें नंगा देख रहा होता है। तुम सोचते हो कि मैं इसे वोट डाल रहा हूं, मैं इसकी मदद कर रहा हूं, और वो जानता है कि तुम्हें सिर्फ 500 रुपए से मतलब है, शराब पीने से मतलब है। तुम नेताओं की औकात नहीं जानते, असल में नेता तुम्हारी औकात जानते हैं। नेता गलत नहीं है, तुम इस लायक हो कि तुम्हें लूटा जाए। राजनीति को समझना चाहते हो तो दिल की जगह दिमाग से सोचना शुरू करो। पहले यह स्वीकार करो कि हर इंसान दूसरे इंसान को दबाना चाहता है, अपना गुलाम बनाना चाहता है, उस पर राज करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि दूसरे उसके मुताबिक चलें। लोग बस दूसरों का इस्तेमाल अपनी छोटी मोटी इमोशनल जरूरतें पूरी करने के लिए करते हैं। यहां जैसे ही तुम किसी के हाथ में ताकत देते हो, वैसे ही वो तुम्हारा शोषण करना शुरू कर देता है। फिर चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो, भाई बहन हो, पत्नी या बच्चे, या फिर कोई अजनबी ही हो। जंगल राज एक सच्चाई है। यहां शेर हिरण के पांव से कांटा नहीं निकालता, बल्कि उसे मारकर खा जाता है। यहां भेड़िया खरगोश के आंसू नहीं पहुंचता, बल्कि उसका खून पीकर अपनी प्यास बुझाता है। शहर हो या जंगल, मांसाहारी यानी नेता, सरकारी अफसर, व्यापारी, धर्मगुरु, ये लोग टैक्स, रिश्वत और फिरौती लेते हैं, और शाकाहारी यानी जनता टैक्स देती है। ताकतवर और कमजोर में किसी किस्म की दोस्ती, व्यवहार या समझौता नहीं हो सकता। पहले यह सच स्वीकार करो, फिर राजनीति तुम्हारी समझ में आना शुरू होगी। राम राज्य जैसी कोई चीज नहीं होती, यह भी पॉजिटिव थिंकिंग जैसी ही एक चालबाजी है। राम राज्य मतलब पॉजिटिव सोचो,
अच्छे अच्छे सपनों में खोए रहो कि एक दिन आएगा हम सब मिलजुल कर रहेंगे, सबको बराबर अधिकार मिलेगा। ना ऐसा कभी हुआ है, ना कभी ऐसा होगा। लेकिन आम लोग इसे, या तुम्हें समझाने वाले कहेंगे ये नेगेटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव सोचो, विश्वास करो। हाँ, अच्छी बात है, विश्वास करो, लेकिन नेगेटिविटी को जलाओ मत, खत्म मत करो, उसे जिंदा रखो, उसे साथ रखो। ऑपोजिशन बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर तुम किसी को ठगना चाहते हो तो जितना ज्यादा हो सके सिर्फ पॉजिटिव बातें करो। सच बोलकर उन्हें डराकर भगाओ मत। यूं ही नहीं कहते सच कड़वा होता है, नेगेटिव बातें भी कड़वी होती हैं। वो तुम्हें सपनों से जगा देता है सच। तुम नेगेटिविटी को फॉलो करो, वो तुम्हें जगाए रखेगी। पॉजिटिविटी सिर्फ सपनों में होती है, नेगेटिविटी हकीकत में होती है। तुम सपने देख सकते हो कि जिस सड़क पर तुम चले जा रहे हो वहां फूल ही फूल बिछे हुए हैं, लेकिन हकीकत में तुम्हारे पांव में कोई कांटा चुभ सकता है। तो एक आंख खुली रखो। नेगेटिव बातें करोगे तो लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इसीलिए राजनीति में हमेशा पॉजिटिव बातें की जाती हैं ताकि लोग इंडिपेंडेंट ना हो सकें। अगर तुम किसी से कहो कि तुम अपना घर नहीं बना सकते, तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, तुम बस दूसरों के नौकर बनकर ही जीने के लायक हो, तो अगर सामने वाले में 1% भी दम हुआ तो वो उठेगा। वो अपना खुद का घर सिर्फ एक वजह से बनाकर दिखाएगा, तुम्हें गलत साबित करने के लिए। और जिसमें दम नहीं है वो पॉजिटिव बातों से जोश में आ भी जाए, अपनी औकात से बड़ा पंगा ले भी ले, तो भी आधे रास्ते में जाकर ही उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। पॉजिटिव बातों से लोग तुम पर निर्भर हो जाते हैं, वो तुमसे उम्मीद करने लगते हैं। वो चाहते हैं कि कोई बार बार उन्हें मोटिवेट करे, पॉजिटिव बातें करे, उनमें जोश भरे, ताकि वो दोबारा उस कॉन्फिडेंस लेवल तक पहुंच सकें। सियार बैल से कहता है कि ईश्वर ने सुंदर जंगल को बनाया है, चारों तरफ हरियाली, शांति, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, पंछी कैसे प्रेम के गीत गाते हैं। क्या ये जंगल किसी स्वर्ग से कम है? इस जंगल के राजा के रूप में सबका भला चाहने वाले, सबसे प्रेम करने वाले, जिसके मन में सबके लिए दया हो, ऐसे आदमी को ही राज सिंहासन पर बैठाना चाहिए। सियार बैल की तरफ पलटा, अपने दोनों हाथ बैल के कंधे पर रखकर बोला, और भगवान शिव की सवारी नंदी बैल से बेहतर राजा इस जंगल को और कौन सा मिल सकता है। यह सुनते ही बैल का चेहरा खिल उठा। चेहरे पढ़ना सीखो। एक अच्छे व्यापारी और राजनीतिज्ञ का फर्ज होता है कि वो दूसरों के चेहरों पर नजर रखे। लोगों का चेहरा उनके दिल की किताब जैसा होता है, उनके दिल की बात साफ साफ उनके चेहरों पर लिखी होती है। तुम चाहो तो साफ साफ पढ़ भी सकते हो, पर तुम कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। तुम तो अपनी ही जरूरतों और ख्वाहिशों में खोए रहते हो। लेकिन एक नेता अपनी नहीं, दूसरों की जरूरतों, ख्वाहिशों और कहानियों को जानने के लिए हमेशा चौकन्ना रहता है, ताकि उसके हाथ कोई ना कोई कमजोरी लग सके। शायद आपके साथ ऐसा हुआ हो, या आपने कहीं सुना होगा, देखा होगा कि जो ठग होते हैं वो अपने शिकार के सामने खुला पैसा या खुली औरत पेश करते हैं। जैसे मान लो तुम उनसे मिलने उनके ऑफिस गए और वो अपने टेबल पर लाखों या करोड़ों रुपए बिछाकर गिन रहे होते हैं। वो जानबूझकर गिन रहे होते हैं ताकि तुम दरवाजा खोलकर अंदर आओ और देखो और कहो, इतना पैसा? तुम पकड़े गए बेटा, तुम्हारी पोल खुल गई। तुम इतना पैसा देखकर अपने चेहरे की मांसपेशियों पर कंट्रोल नहीं कर पाए। शिकारी तुम्हारे चेहरे पर लालच ही देखना चाहता था। अब जो भी डील होगी वो शिकारी के मुताबिक ही होगी। उसे पता चल गया है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारी कोई भी कीमत लगाई जा सकती है। अगर तुम्हारी बातचीत में उसे कोई कॉन्फिडेंस नजर आया तो वो कॉन्फिडेंस झूठा होगा। सिंहासन बत्तीसी की 7वीं देवी कहती है कि एक राजा और व्यापारी को किसी खूबसूरत लड़की से शादी करनी चाहिए, ताकि बाजार में दुश्मन द्वारा पेश की जाने वाली खुली औरतें देखकर उसका चेहरा उसकी कमजोरियां ना बता दें। बैल का खिला हुआ चेहरा देखकर सियार समझ गया कि वो राजा बनने के बाद मिलने वाले सुखों और विलासिताओं को सपनों में ही भोग रहा है। उसने गर्म लोहा देखकर हथौड़ा मारा, बोला, महाराज आप क्या सोच रहे हैं? बैल भवें उठाकर मसूड़े दिखाता हुआ हंसने लगा। मारे खुशी के उसका बुरा हाल हो गया था। वो ताव में आता हुआ गर्दन अकड़ाकर छाती फुलाकर बोला, महाराज हम महाराज हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस जंगल का वो बेवकूफ शेर जो हमें मारकर खाने के सपने देख रहा है, जब तक उसे रास्ते से ना हटाया जाए तब तक हम महाराज कैसे बन सकते हैं? सियार ने सिर झुकाकर कहा, महाराज
जिस प्रकार राम राज्य की स्थापना करने के लिए भगवान राम ने रावण की हत्या की थी, उसी प्रकार हमें भी इस जंगल में राम राज्य की स्थापना करने के लिए उस शेर की हत्या करनी होगी। हत्या? बैल के पसीने छूट गए और वो भी शेर की हत्या। लेकिन मुख्यमंत्री, हमने तो आज तक किसी को नहीं मारा, और अगर शेर ने आगे से हमें मार दिया तो? सियार ने किसी जानी जहान संत की तरह मुस्कुराते हुए कहा, आप बड़े भोले हैं महाराज, जरा अपनी भुजाएं देखिए, आप बड़ी से बड़ी चट्टान को मसलकर चूर चूर कर सकते हैं। बैल एकदम सीधा हो गया। जरा अपनी टांगें देखिए महाराज, इनकी मदद से आप उछलकर सागर के सागर पार कर सकते हैं। बैल आत्मसम्मान से भर गया। अपने सींग देखिए, आप देवदार के वृक्षों को एक ही पल में उखाड़ उखाड़ कर यहां से वहां फेंक सकते हैं। बैल ने अपनी भवें सिकोड़ी नथुने फुलाए और गुस्से से फनफनाता हुआ बोला, तो ठीक है मुख्यमंत्री, हम अभी जाकर उस शेर की हत्या कर देते हैं। सियार बैल के पूरे मजे ले रहा था और बैल अपने समझे गए स्वरूप को जी रहा था। वो महाराज शब्द के हिप्नोटिज्म का गुलाम होता जा रहा था। सियार ने इस भभकती हुई आग में थोड़ा सा तेल और डाला, बोला, अवश्य महाराज, आप शेर की हत्या नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जरा सोचिए, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ पले बढ़े और इस जंगल में कैसे आ पहुंचे? आपको ईश्वर द्वारा चुना गया है महाराज। ये ईश्वर की चाल थी कि वो आपको गांव से इस जंगल में ले आया। क्या आपको नहीं लगता आपका इस जंगल में आना पहले से तय था, ताकि आप हम मासूम जानवरों को उस राक्षस से मुक्त करवा सकें? ईश्वर ने आपको यह शक्तिशाली शरीर और यह सुंदर काया यूं ही नहीं दी है। आपको तो ईश्वर ने स्वर्ग से ही सम्राट बनाकर भेजा है। आपको तो बस शेर की हत्या करके अपना सिंहासन संभालना है। देखिए महाराज, ये कितना सरल है, कितना आसान है। एक अच्छा धोखेबाज ऐसा प्लान बनाता है कि शिकार को लग रहा होता है कि वो मुसीबत से बाहर निकल रहा है, पर असल में वो मुसीबत में फंस रहा होता है। लोग मेहनत से बचना चाहते हैं, वो किस्मत से कामयाब होना चाहते हैं, इसीलिए धोखेबाज हमेशा अपने शिकार को ये दिखाते हैं कि उसकी बंधी हुई किस्मत खुल गई है, अब मेहनत के दिन खत्म, बुरा वक्त खत्म। देखो तुम लोग कितने अजीब हो। स्ट्रगल के दिनों को, मेहनत के दिनों को, बदलाव के दिनों को बुरा वक्त कहते हो, लेकिन इस मेहनत, इस बदलाव, इस स्ट्रगल के बाद जो रिजल्ट तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें पसंद है। तुम्हें आम पसंद है पर पेड़ से नफरत है। यही तो एक अच्छे धोखेबाज का कमाल होता है। वो तुमसे कहता है, आम खा, पेड़ मत गिन, हिसाब किताब मत कर, हिसाब किताब की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दे, तू बस मजे ले। और जरा होश करो, सोचो, हो सकता है जिसे तुम नेगेटिव थिंकिंग समझ रहे हो वो असल में पॉजिटिव थिंकिंग हो, और जिसे तुम पॉजिटिव थिंकिंग समझ रहे हो, मीठे मीठे सपने ले रहे हो, वो असल में नेगेटिव थिंकिंग हो। मेरे पास ऐसे हजारों लोग आते हैं जो पॉजिटिव सोच सोचकर कर्जों में डूब चुके हैं, विदेशों में जाकर पैसे बर्बाद कर आए हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में फंस चुके हैं। होश में रहकर करो, कोई काम गलत नहीं है। अपनी किस्मत आजमाने का हक तुमको भी उतना ही है जितना मां पार्वती को था। प्रॉब्लम यह नहीं है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए या नेगेटिव, प्रॉब्लम है अगर तुम दोनों में से सिर्फ किसी एक ही तरीके से सोचते रहो। अगर तुम सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हो तो यह उतना ही गलत है जितना सिर्फ नेगेटिव सोचना। सिर्फ पॉजिटिव सोचना मतलब तुम सफेद दीवार पर सफेद रंग से तस्वीर बना रहे हो, तुम्हें लगता है कुछ बनेगा? नहीं। सिर्फ नेगेटिव मतलब तुम काली दीवार पर काले रंग से तस्वीर बना रहे हो, एक के ऊपर ही दूसरी चीज उभरती है। प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्यूशन ढूंढोगे, और सॉल्यूशंस ही बिकते हैं। अब जरा थोड़ी देर सोचो, भगवान तुमसे किन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बिकवाना चाहता है? तुम इस दुनिया में क्या करने आए हो, यह उन प्रॉब्लम्स से तय होता है जो तुम्हारी जिंदगी में आती हैं। ये मुश्किलें तो तोहफे हैं, इन्हें खोलकर नहीं देखोगे। हो सकता है तुम कोई खास रास्ता खोज बैठो और अपने जैसों की मदद कर सको। बेशक हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बुरे से बुरे वक्त में भी सोचो कि कल अभी आना है, ना जाने कल हमारे लिए कौन सा सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ जाए। लेकिन मायाजाल की जल्दबाजी तुम्हें कल का इंतजार नहीं करने देती। तुम शॉर्टकट का रास्ता अपनाकर जल्दी जल्दी कामयाब होने के चक्कर में किसी सियार के चक्रव्यूह में फंस जाते हो।
सुनहरे सपनों की चकाचौंध तुम्हें एक बुद्धू बैल होते हुए भी ये सोचने का मौका नहीं देती कि क्या तुम सचमुच सम्राट बनने के लायक हो या नहीं, या तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं।